बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ज़ीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में। अब यहाँ पे जो स्पेस वर्ड यूज़ हुआ है इससे मुराद खला नहीं है, ये खला से मुराद जगह है। जगह कौन सी? अर्थ की। अगर हम स्टार्टिंग डेज की बात करें, जब ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है इस दुनिया में, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत कम थी, यानी गिनती के जानदार थे जो कि स्टार्ट ऑफ द लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। और बाय द टाइम फिर एवोल्यूशन के साथ साथ, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के साथ साथ, अडेप्टेबिलिटी के साथ साथ हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ती गई। अब जिस तरह बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो उसको अर्थ पे स्पेस भी उतनी ही दरकार होगी, और स्पेस के मुताबिक फिर जब हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे तो उसके लिए कुछ हमें पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। वो कौन से पैरामीटर्स हैं और वो किस तरह हेल्प करें हमें स्टडी करने में इतनी वास्ट किस्म की बायोडाइवर्सिटी को, तो उसे आज हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में जानेंगे। वो कहता है कि लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज एनॉर्मस इन साइज। जैसा कि मैंने बात की कि ज़िंदगी का जब आगाज़ हुआ तो बायोडाइवर्सिटी बहुत कम थी, लेकिन आजकल के दौर के मुताबिक अगर हम देखें तो एवोल्यूशन होने के साथ साथ अब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके मुताबिक हमारे पास क्या है, ज़िंदगी भी अपने असल हुजूम से बढ़ चुकी है। ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले अर्थ के छोटे से हिस्से में ज़िंदगी मौजूद थी। अब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ने के साथ साथ ज़िंदगी ने अर्थ के कई जगहों को क्या है अपने अंडर ले लिया है। अब स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस थ्रू बायोम्स, तो अगर हम इनको स्टडी करना चाहते हैं तो इनको हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी तकसीम जो है स्पेस के अंदर बायोम्स के जरिए जान सकते हैं। बायोम्स क्या होते हैं? तो बायोम जो है दैट इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। तो हमने क्या कर दिया कि इस ग्लोब को, यानी अर्थ को, जिस पे ये जिंदगी मौजूद है और जिंदा जानदार जो है वो फैले हुए हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया बायोम्स में। बायोम्स क्या है? एक रीजनल कम्युनिटी का नाम है जिसको हम क्लाइमेट की बुनियाद पर जिसकी पहचान की जाती है। क्लाइमेट बेसिकली हम आबो हवा को कहते हैं, और आबो हवा जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, और यही जो चीज़ है ये इसी पे सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी वहाँ की डिपेंडेंट होती है, और उनको स्टडी करने में भी हमें आसानी हो जाती है। अब इस बायोम को हमने बेसिक किस लिहाज से डिवाइड किया हुआ? तो वो प्लांट्स की वैरायटी के लिहाज से, क्योंकि जब कभी हम किसी भी फूड चेन या किसी भी रीजन में पाए जाने वाले जानदारों की स्पीशीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनमें मौजूद प्रोड्यूसर्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो हमने बायोम्स को भी प्लांट्स की टाइप्स की बुनियाद पर डिवाइड किया, बल्कि कहेंगे कि प्लांट्स की बुनियाद पर डिवाइड किया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास फॉरेस्ट आ जाते हैं, हमारे पास डेजर्ट्स आ जाते हैं जो कि बेसिक बायोम्स हैं, जहाँ के अगर आप टेम्परेचर, जहाँ का एनवायरनमेंट, जहाँ के क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पे पाए जाने वाली जो ज़िंदगी है वो भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, जो कि हमें ईजीली हेल्प करती है कि इतनी बड़े सारी बायोडाइवर्सिटी को ईजिली स्टडी करने में मदद करेगी। अब लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से हम मूव करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की तरफ। और टाइम की अगर बात की जाए तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, जो कि एक चीज़ को जाहिर कर रहा है कि किस तरह जो है पहले जानदार से आजकल के दौर के जानदार तक तब्दीलियां आई, और ये तब्दीलियों के बारे में हमें किस तरह पता चलता है, तो उसके लिए हमें फॉसिल रिकॉर्ड की तरफ जाना पड़ता है। फॉसिल्स जो हैं दे आर द बेसिक रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि कास्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं, या बॉनी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके सेडिमेंट्स या रॉक्स के अंदर क्या है प्रिजर्व फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तो हम किस तरह जान पाते हैं कि कौन सा जानदार कितना पुराना है? तो वो सेडिमेंटेशन के अमल की बुनियाद पर, या दूसरी जो हमारे पास टेक्निक है वो है रेडियो एक्टिव, जो हमारे पास कार्बन डेटिंग भी कहलाती है। कार्बन आइसोटॉप की हम हाफ लाइफ के थ्रू जो है ये फाइंड आउट कर पाते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक हमें पता चलता है जी कि सबसे पहला जो जानदार था वो हमारे पास प्रोकैरियोट था। फिर उसमें से क्या है कि ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए। तो उसको अब हमने इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट यूनिट्स पे। अगर यूनिट्स को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे है इयॉन्स हैं, एराज हैं, पीरियड्स हैं, एपॉक हैं। सबसे बड़ा जो यूनिट है वो इयॉन्स है। दो बेसिक इयॉन्स हमारे पास मौजूद है, प्री कैम्ब्रियन और एक हमारे पास फेनेरोजोइक। इसी तरह इयॉन्स के अंडर आ जाते हैं हमारे पास एराज। तो यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं वो प्रोटेरोजोइक और पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक है।
बट अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हेडियन और आर्केन एरा भी इनके अंदर शामिल है। प्रोटेरोजोइक, आर्केन और हेडियन एरा जो है दैट कम्स अंडर द प्री कैम्ब्रियन एओन, और जो बाकी के हमारे पास पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा है ये हमारे पास आ जाएंगे फेनेरोजोइक इओन के अंदर। इसी तरह एराज से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास पीरियड्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इसको डिफरेंट पीरियड्स में भी डिवाइड किया हुआ है। उसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलोरियन है, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है, इसी तरह ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शरी और क्वार्टरनरी शामिल है। तो पीरियड से जो छोटा यूनिट यूज होगा वो हमारे पास एपोक है, जो कि यहाँ पे मेंशन हमने नहीं किया। अब थोड़ा सा अगर लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की मैं बात करूं तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी चीजें जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉसिल रिकॉर्ड, और फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा हमें पुराने जानदारों का इस वजह से भी नहीं मिल पाता क्योंकि ज्यादातर जो पुराने जानदार थे उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी और वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे, अगर एनिमल्स की कैटेगरी से रिलेटेड बात करें तो हमें ज्यादा जो बेसिक असल रिकॉर्ड मिलते हैं और जिसकी बुनियाद पर हम ज्यादा रिसर्च भी उन्हीं जानदारों पे कर पा रहे हैं वो है रेप्टिलियन एरा से, क्योंकि रेप्टाइल्स का जो स्केलेटन है वो मोर कैल्केरियस है और उनकी हड्डियां जो है वो हमें बाकायदा तौर पे फॉसिलाइज्ड फॉर्म में मिल जाती हैं। बाकी जो है वो हमें कास्ट की शक्ल में ज्यादातर जो है वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ जो एराज हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है एजेस के लिहाज से भी। जिस तरह कि अगर हम नीचे से स्टार्ट लें तो हमारे पास एक कॉमन एंसेस्ट्रल लाइन है जिसमें पहला जानदार है। पहला जानदार कौन है जी? हमारे पास प्रोकैरियोट है, जहां से लाइफ का आगाज हो रहा है। फिर बाय द टाइम हमारे पास इसी एराज के अंदर हेडियन, आर्केन और प्रोटेरोजोइक की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ इसमें से 3 शाखें निकल रही है। एक शाख जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स के साथ कनेक्ट हो रही है, यानी ऐसे जानदार जो कि रीढ़ की हड्डी नहीं रखते। और सेकेंडली एक ग्रुप जो है वो हमारे पास फंजाई और एल्जी, यानी बेसिकली एल्जी और फंजाई वाला एज आ जाती है इसके अंदर। और तीसरा जो ग्रुप है वो डिवाइड हो रहा है आपके वर्टिब्रेट्स, यानी प्रोकैरियोट से जब यूकैरियोट्स आ रहे हैं तो उसमें एक ग्रुप फंजाई और एल्जी में तब्दील हुआ, एक इनवर्टिब्रेट्स में इवॉल्व होता गया और एक हमारे पास क्या है, कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्ट्रल लाइन है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फंजाई और एल्जी वाली एज को, जो कि प्रोटेरोजोइक एरा में पाई जाती है। और हम कहते भी यही है कि प्रोटेरोजोइक एरा जो है ये ज्यादातर हमारे पास बेसिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल थे, जो कि बहुत कह लें कि नॉमिनल फीचर्स या कैरेक्टर्स रखते थे। अब इसे ऊपर की तरफ मूव करें तो इनवर्टिब्रेट्स का तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास स्टार्टिंग में आते हैं वो एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स हैं। और ट्राइलोबाइट्स के बाद जो सबसे ज्यादा हमारे पास जिनकी आबादी है आजकल के दौर में इनवर्टिब्रेट्स में वो है एज ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो पुराने हमारे पास ट्राइलोबाइट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में और आजकल के दौर में हमारे पास इंसेक्ट्स की एज चल रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फंजाई और इसी तरह एल्जी जो ग्रुप है इसमें से फिर फर्दर जो है डिवीजन हमें देखने को मिलती है। जो फंजाई वाला ग्रुप है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, लेकिन उसकी बाय द टाइम स्पीशीज जो है वो कई किस्म की एक्सटिंक्ट हो चुकी, खत्म हो गई। और कुछ जो है एल्जी वाला ग्रुप जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो प्लांट की फैमिली आती है वो है फर्न्स की, वैस्कुलर प्लांट्स की फैमिली है। और यहां से फिर कॉल फॉर्मिंग की एज स्टार्ट होती है, स्पोर बेयरिंग ट्रीज जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर फर्न्स जो हैं उनसे इवॉल्व होते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। ये सीडलेस हैं, ये सीडेड प्लांट्स हैं, बट ये फ्लावरिंग प्लांट्स कंसिडर नहीं होते, ये नियर टू पेलियोजोइक एरा हमें देखने को मिलते हैं। और फर्न्स जो है वो तकरीबन है अंडर पेलियोजोइक एरा, बट इनकी आबादी जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है वो कार्बोनिफेरस पीरियड में देखने को मिलती है। तो जिम्नोस्पर्म के बाद फिर हमारे पास मीसोजोइक एरा में टिल अभी तक जो हमारे पास सीनोजोइक एरा चल रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो आबादी देखने को मिलती है वो वैस्कुलर प्लांट्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं। इसी तरह एनिमल्स वाली साइड पर आ जाएं तो वर्टिब्रेट जो हमारे पास हैं जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, उसमें सबसे पहला जो जानदार इवॉल्व हो रहा है वो सबसे पहली जो एज है अंडर द पेलियोजोइक एरा वो हमारे पास एज ऑफ फिशेस आ जाती है। इसी एरा के दौरान फिश जो है उनमें कई कह लें कि चेंजेस या एवोल्यूशन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि एक ग्रुप सामने आता है जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। और यहाँ से फिर एज ऑफ एम्फीबियंस का आगाज होता है। और एम्फीबियंस वो जानदार हैं जो कि अपनी आधी जिंदगी जो है पानी में और आधी जिंदगी खुश्की पे गुजारते हैं, यानी इसी बुनियाद पर इन्हें एम्फी, यानी एम्फी का मतलब ही 2 है, तो ये अपनी जिंदगी का जो एक कंप्लीट साइकिल है
उसके लिए इनको आधा जो हिस्सा है वो गुजारना पड़ता है खुश्की पर, आधा हिस्सा पानी में गुजारते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एम्फीबियन ग्रुप आ जाता है, लेकिन ये प्योरली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एम्फीबियंस के बाद जो इवॉल्व हो रहे हैं वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल, प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो कि रेप्टाइल्स हैं, जो कि ज्यादा जिनकी आबादी देखने को मिलती है जुरासिक एरा में, जहां पे इनकी सबसे ज्यादा आबादी थी और ये बड़े टाइम तक डोमिनेंस इनकी रही है इस दुनिया में, इस अर्थ पे। तो आफ्टर दैट फिर रेप्टाइल्स की भी एक्सटिंक्शन होना शुरू होगी, मैस एक्सटिंक्शन थी। उसके पीछे क्या वजूहात थी इसके बारे में हम डिटेल नहीं जानते, लेकिन उसमें कई किस्म की थ्योरीज पेश की जाती हैं, लाइक उसमें वोल्केनिक इरप्शन की बात की जाती है या आइलैंड्स की बात की जाती है। तो उसके बाद हमारे पास रेप्टिलियन ग्रुप में ही जब ये रेप्टाइल्स जो हैं ये इस दुनिया पे डोमिनेटिंग काइंड ऑफ हमारे पास स्पीशीज थी, तो इन्हीं के अंदर कुछ चेंजेस आई। उनमें एक ग्रुप जो था वो मैमल्स में तब्दील होना शुरू हुआ, जिसमें अगर हम पुराने मैमल की बात करें तो हमारे पास कोटिलोसॉर्स का जो है वो एक एग्जांपल कोट की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास मैमल्स का ग्रुप आ रहा है और फिर कुछ ऐसे रेप्टाइल्स है जो कि फ्लाइट की तरफ जिनके अंदर चेंज आने शुरू हुए, और उन्हीं रेप्टाइल में से बाद में हमारे पास बर्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं। और बर्ड्स और मैमल्स आजकल के दौर के वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कह लें कि हाईली एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स जानदार हैं, और जिनका आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा तादाद भी कंसिडर की जाती है। और मैमल से क्योंकि ह्यूमन भी बिलोंग करते हैं, तो ह्यूमन जो है वो सीनोजोइक एरा के सबसे आखिरी पीरियड में हमें नजर आते हैं, वो है क्वाटरनरी पीरियड, और जो बर्ड्स हैं वो टर्शरी पीरियड तक इवॉल्व हो चुके थे कंप्लीट। तो ये सारा का सारा हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, जिसमें फर्दर अगर आप देखें तो डिफरेंट इनका टाइम पीरियड्स भी मेंशन है। जिस तरह के अगर देखा जाए क्वाटरनरी और टर्शरी 70 मिलियंस है, इसी तरह हमारे पास मीसोजोइक एरा में क्रिटेशियस 135 है, जुरासिक 180 मिलियन है, ट्राइएसिक जो है 225, और इसी तरह परमियन 270, कार्बोनिफेरस 350, 400, 440, ये सारे के सारे हमारे पास इनके टाइम पीरियड्स भी मौजूद हैं। अब इसी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को देखते हुए फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक हम बात करने वाले हैं फाइलेटिक लिनिएज की, और ये बेसिकली फाइलेटिक लिनिएज ही की एग्जांपल है। फाइलेटिक लिनिएज क्या होती है, इसको समझने से पहले कुछ बायोडाइवर्सिटी पे नजर डाल लेते हैं कि आजकल के दौर की जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो किन जानदारों पर मुश्तमिल है और उनकी परसेंटेज क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से हमारे पास इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज मौजूद हैं, जो इन्वर्टिब्रेटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अदर देन क्योंकि एनिमेलिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट इन्हें हम उनसे एक अलग कैटेगरी में परसेंटेज वाइज फॉल करवाते हैं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो 53.1% है, और एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स हैं उनकी सिर्फ तादाद परसेंटेज वाइज 19.9% है। फिर हमारे पास जो वास्कुलर प्लांट्स है वो 17.6, और बाकी के जितने भी प्रोटोजोआ फंजाई हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, वो 9.4% जो है उनकी टोटल बायोडाइवर्सिटी में पार्टिसिपेशन है। तो ये सारी की सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, और उसमें अगर हम अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें जो कि हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो 2.5 मिलियन है। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि अभी भी कई स्पीशीज जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है, और हमें इस चीज का एक जिसे हम कहते हैं कि आइडिया है कि शायद पूरी दुनिया में 5 से लेकर 30 मिलियन तक स्पीशीज जो है वो मौजूद हो सकती हैं। और इसमें एक बड़ी हैरत अंगेज बात मैं कहूँगा कि है कि साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जब तक हम नई स्पीशीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, हो सकता है कि उसी दौरान कई ऐसी स्पीशीज जिन्हें अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हों। तो उस लिहाज से हमारे पास ये बायोडाइवर्सिटी है। और अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि फॉसिल रिकॉर्ड हमें ज्यादा पुराने जानदारों का नहीं मिलता। फिर हमने ये सारी किस तरह लिनिएज को मेंटेन किया हुआ है, तो ये बेसिक उनके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर कई किस्म की मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखते हैं, फिर उनकी बायोकेमिस्ट्री को देखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम इनको आपस में क्या देख सकें ऑर्गेनाइज वे में कि किस तरह जो है वो एवोल्यूशन हुआ होगा, और किस तरह एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स जानदार में तब्दीलियां और कौन कौन से फीचर्स चेंज हुए होंगे। और अभी तक हमारे पास ये कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। अगर होता तो हम इजीली इसकी एंसेस्ट्रल लाइन को आजकल के डिसेंडेंट के साथ जोड़ सकते थे। तो फाइलेटिक लिनिएज क्या है, ये इस डेफिनेशन के मुताबिक दैट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। अगर आप देखें तो इसमें हमने एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में इसको अरेंज किया हुआ है। विद ईच लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन, तो जो भी बाद में आने वाली होगी वो पहले वाली से इवॉल्व हुई होगी।
एंड इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रिसीडेड, जो उसके फौरी बाद आपको देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से हमारे पास क्या है कि हमने इसको एक फाइलेटिक लिनिएज की शक्ल दी हुई है, जो कि सीरीज है, जो हमें बताती है कि किस तरह जो है वो एवोल्यूशन हुआ होगा और किस तरह जो है एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स जानदार हमें देखने को आज मिलते हैं। तो ये सारी की सारी आज की हमारी डिस्कशन थी, जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, टाइम और फाइलेटिक लिनिएज के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।